रात काफ़ी हो गई थी। अनामिका और राजवीर घर पर चल रही पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सारे मेहमान विदा हुए, राजवीर बोले, आज की पार्टी देखकर मेहमानों की आंखें फैली रह गईं। उन्होंने हमारी ओर से ऐसी पार्टी की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज सबके सामने हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई राजवीर। काश हमारे पास ढेर सारा रुपया होता तो हम आए दिन ऐसे ही पार्टी करते रहते। चिंता क्यों करती हो? पापा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। उनके अपने खर्चे तो कुछ है नहीं। उनके जाने के बाद वो सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम सब कुछ बेचकर ऐसे ही ऐश करेंगे। तुमने उन्हें वसीयत के बारे में याद दिला दिया था ना? पापा से कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मम्मी को कई बार कह चुका हूँ, वे हर बार ये बात टाल जाती हैं। जितनी जल्दी हो सके उनका सब कुछ अपने नाम करवा लो, तभी हमारी जिंदगी सुकून से चल सकती है। हमारे अपने खर्चे अब तनख्वाह से पूरे नहीं होते हैं। बैंक बैलेंस की हालत तुम देख ही रहे हो। किटी पार्टीज और क्लब मेंबरशिप में बहुत रुपए निकल जाते हैं। यही हाल रहा तो कुछ समय बाद परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ अनामिका, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। एक बार जाकर उनसे बात कर लो। वहाँ जाकर क्या होगा? ढेर सारे उपदेश सुनने पड़ेंगे और संयमित जीवन जीने का पाठ पढ़ा जाएगा। मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना। मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस जो कुछ भी उन्होंने जोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हमारे नाम हो जाए, जिससे हमारी जिंदगी इसी तरह ऐशो आराम से गुजरती रहे। रात काफ़ी हो गई है, अब सो जाओ। कल मम्मी को फिर से याद दिलाऊंगा कहकर उसने बात खत्म कर दी। शाम का समय था। उसकी मम्मी सुमित्रा और पापा नारायण साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी। सुमित्रा ने चाय का कप मेज पर रखा और चश्मा लगाकर मोबाइल पर नाम पढ़ने लगी। राजवीर का नाम पढ़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। नारायण समझ गए कि किसी करीबी का फ़ोन है। वो बोली, कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ मम्मी। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। मम्मी, आप तो जानती हैं नौकरी के सिलसिले में समय ही कहाँ मिलता है, पर बेटा हमारा ध्यान तो तुम पर ही लगा रहता है। मम्मी इस उम्र में अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाया करे, सांसारिक मोह माया में नहीं। वैसे भी मेरी बातें आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं। मैं आपसे पहले भी एक ही बात कई बार कह चुका हूँ। उसके बारे में आपने क्या सोचा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? हर बार आप यही पूछती हो। समझ गई, अभी मैंने तुम्हारे पापा से बात नहीं की है। कितना समय लगा दिया है आपने इतनी सी बात पूछने में। ये काम समय रहते हो जाना चाहिए। आप जानती ही हैं, आप दोनों उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर बीमारी और दुख बताकर नहीं आती। बेटा, ऐसे नाराज मत हो। मैं तुम्हारे पापा से अभी बात कर लूँगी। ठीक है, रखता हूँ, फिर बाद में बात करूँगा। अभी मुझे ज़रूरी काम निपटाने हैं। इतना कहकर राजवीर ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन पर नाम पढ़ते हुए जो चमक सुमित्रा के चेहरे पर आई थी, वो बात करते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। उसने मोबाइल वापस मेज पर रख दिया और चुपचाप चाय पीने लगी। क्या कह रहा था तुम्हारा जिगर का टुकड़ा? नारायण ने पूछा तो सुमित्रा ने सूनी आंखों से उसकी तरफ देखा। नारायण को अपने शब्दों पर पछतावा होने लगा था। सुमित्रा को देखकर लग रहा था जैसे वो अभी रो देगी। बात को संभालते हुए वे बोले, उम्र के इस पड़ाव पर बातों को दिल से नहीं लगाते सुमित्रा। क्या कह दिया उसने जो तुम इतनी उदास हो गई हो? हर बार एक ही बात कहता है, हमारे सुख दुख में जैसे उसे कोई वास्ता ही नहीं रह गया। एक बार भी नहीं पूछा आप और पापा कैसे हैं।
जानता है ठीक ही होंगे, तभी तो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था फोन पर। जरा सा हमारे बारे में भी पूछ लेता तो उसका क्या चला जाता। हम उससे और किसी बात की अपेक्षा नहीं रखते। 2 बोल प्यार के बोल दे तो हमारी तबीयत वैसे ही संभल जाती। 2 हफ्ते बाद आज उसका फ़ोन आया, वो भी सिर्फ अपनी बात याद दिलाने के लिए। चलो इसी बहाने कम से कम उसे याद तो है कि उसके भी मम्मी और पापा हैं। बच्चों की बातें गंभीरता से ना लिया करो और अपने आप में खुश रहना सीखो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नारायण बोले तो सुमित्रा थोड़ा सा सहज हो गई। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूँ। भला फ़ोन से कोई 2 शब्द प्यार के बोल भी दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं पूछा तो क्या हो गया, हम जैसे हैं वैसे ही भले हैं और आगे भी रहेंगे। आज उसके फ़ोन ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है सुमित्रा। राजवीर की बात अपनी जगह पर सही है, तुम भी उसका पक्ष ले रही हो। जैसा भी है अपनी औलाद है, कुछ भी कह लो। घुमा फिरा कर हमारी सारी उपेक्षाएं और उम्मीदें औलाद पर ही आकर टिक जाती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, यही कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। कैसी बातें करते हो, जो अभी हमें नहीं पूछता है वो बाद में क्या पूछेगा। तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचना, तुम्हें उसकी और मेरी बातें ठीक लगेंगी। उम्र का क्या है, ये तो चंद अंकों का जोड़ होता है। मन में जीने की लालसा हो तो इंसान कई सालों तक निरोगी रहते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेता है। कुदरत ना करे हमें कोई ऐसा रोग लगे जिससे हमें दूसरे का मोहताज होना पड़े। मोहताज तो हम आज भी किसी के नहीं हैं और ना कभी होंगे। अपने जीते जी हमने इतनी कमाई जरूर की है कि हम अपना ख्याल खुद रख सकें। कभी अपने हाथ से नहीं कर पाएंगे तो किसी को मदद के लिए रख लेंगे, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तुम बात को घुमाकर कहाँ का कहाँ ले जाते हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था सुमित्रा। जब से उसका फ़ोन आया है तब से हम दोनों इसी विषय पर बात कर रहे हैं। टहलने का टाइम हो गया है, पार्क में हमारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। नारायण बोले, आज समय का पता ही नहीं चला, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा शूज पहनने चली गई। नारायण ने अपनी छड़ी उठाई और बाहर आंगन में उसका इंतजार करने लगे। पार्क उनके घर से जरा सी दूरी पर था। शाम को 2 घंटे के लिए वे वहां चले जाते और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताकर वापस आते। सुमित्रा अपनी हम उम्र साथियों के साथ वक्त बिताकर दिन भर की थकान भूल जाती। घर लौट कर आने पर शांताबाई आ जाती और वो उनके रात का खाना तैयार कर देती। कहने को दोनों को घर में कोई परेशानी नहीं थी। नौकर चाकर सब काम निपटा जाते। मोबाइल पर ऑनलाइन सुविधा होने के कारण नारायण को भी बिजली पानी भवन कर आदि के बिल जमा करने की टेंशन नहीं थी। मन बहलाने के लिए घर का सामान कभी वे खुद ले आते और कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते। आज न जाने क्यों उनके चेहरे पर रोजमर्रा वाली खुशी नहीं दिख रही थी। क्या बात है नारायण, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? विकास ने पूछा। मुझे क्या हुआ है, एकदम फिट और हेल्दी हूँ। मुझे लगा किसी बात को लेकर तुम्हारे मन में दुविधा चल रही है। मान गए तुम्हें। अब तुम अखबार के साथ दूसरों का मन पढ़ लेते हो। दूसरों की नहीं कह सकता, लेकिन अपने करीबियों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। विकास बोले, एक बात बताओ, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, वे तुम्हारी खबर लेते रहते हैं। आज का ज़माना तुम जानते ही हो, सब बच्चे अपने आप को बहुत व्यस्त जताते हैं। बेटे का फ़ोन हफ्ते 10 रोज में आ जाता है, लेकिन बिटिया माँ को फ़ोन करना नहीं भूलती। सही बोले, बेटियाँ होती ही ऐसी हैं। सच पूछो तो बेटियाँ अच्छे सहयोग से ही मिलती हैं। आज तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही कभी कभी मन भटकने लगता है। सुमित्रा ज़्यादा सेंसिटिव है, बच्चों के फ़ोन नहीं आते तो परेशान हो जाती है। मुझे लगता है कि भाभी के बहाने तुम अपने दिल की बात कह रहे हो, यही समझ लो। याद तो हर समय उनकी आती रहती है, लेकिन मर्द हूँ
मन को संभाल लेता हूँ। सुमित्रा अपनी भावनाएं दबा नहीं पाती और कभी कभी बहुत भावुक हो जाती है। उनके साथ तुम हो तो समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माँ का मन कहाँ मानता है। वो हर समय बच्चों पर ही लगा रहता है। खाते जागते उठते बैठते बस उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। अपना ध्यान उनसे हटा नहीं पाती। बुढ़ापे में जब शरीर शिथिल होने लगता है तो और दिमाग ज़्यादा तेज दौड़ता है। ये उसी का परिणाम है। मन के घोड़े एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि आज का दिन कैसा रहा। रोज की तरह एकदम बढ़िया। सुबह के काम निपटा कर बाजार की तरफ निकल जाता हूँ। समय कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। विकास बोले, चाहिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उतना सब मिलता कहाँ है। मन बहलाने के लिए उसे कहीं न कहीं लगाकर रखना पड़ता है, और वो काम मुझे बखूबी आता है। तभी वहाँ पर नरेन आ गए और उनकी बातों का सिलसिला वहीं पर छूट गया। उसके बाद राजनीति की बातें घर जाते जाते तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वापस लौट कर आने पर सुमित्रा और नारायण दोनों का मन हल्का हो गया था। शांताबाई उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। आज आने में जरा देर हो गई। तुम कब आई शांताबाई? अभी आई हूँ दीदी। ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। मुझे चिंता हो रही थी कि आप लोग कहाँ चले गए। कहीं जाते हैं तब उसकी खबर पहले कर देते हैं। शांताबाई आज बातों में समय का पता ही नहीं चला। शांताबाई ने उनके लिए सूप बनाया और उसके बाद खाना बनाने लगी। सुमित्रा सोचने लगी कि इंसान जीवन भर परिवार के लिए कितनी मेहनत करता है और आखिर में उसके हाथ क्या लगता है। बच्चे बड़े होते ही अपने रास्ते चल देते हैं। पीछे से बूढ़े मम्मी और पापा उन्हें याद करने के लिए रह जाते हैं। शांताबाई भी अपने परिवार के लिए दिन रात काम में जुटी रहती। उसने दोनों बेटों की कम उम्र में घर बसा दिए। वे भी मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहे थे। शांताबाई के ऊपर अभी छोटी बेटी की जिम्मेदारी थी। उसी के खातिर वो इतनी मेहनत कर कुछ रुपए जुटा रही थी, जिससे अच्छे घर में बेटी का रिश्ता कर सकें। एक दिन सुमित्रा ने पूछा, चित्रा का रिश्ता कहीं तय हुआ? बात चल रही है दीदी, वे कुछ दिन में जवाब दे देंगे। तेरी बेटी बहुत गुणवान है, जिस घर में जाएगी उसे खुशहाल बना देगी। यही सोचकर उसके लिए अच्छा घर देख रही हूँ, जिससे उसे शादी के बाद मेरी तरह घर घर जाकर काम ना करना पड़े। चित्रा के जाने पर घर सूना हो जाएगा, ये ख्याल आते ही मन घबराने लगता है। उसके बगैर मैं कैसे रहूँगी? वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, घर पर मुझे कुछ नहीं करने देती। शांताबाई की बात सुनकर सुमित्रा को अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो भी बच्चों के अपने से दूर जाने की कल्पना मात्र से ही डर जाती थी। ऐसे मौके पर राजवीर मम्मी की हिम्मत बढ़ाता। मम्मी, आप बेकार में चिंता करती हो। मैं पढ़ाई करने दूर जा रहा हूँ, दिल से थोड़े जा रहा हूँ। जब मौका लगेगा झट घर आ जाऊँगा। उसकी बात सच थी। पढ़ाई के दौरान उसका मन हॉस्टल में बिल्कुल नहीं लगता। कभी वे उससे मिलने वहाँ चले जाते और कभी वही छुट्टी लेकर घर आ जाता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के शुरू के 2 साल राजवीर ने बड़ी मुश्किल से गुजारे। तीसरा साल शुरू होते ही अनामिका उसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आ गई। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और वो प्यार में बदल गई। डिग्री मिलते ही उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अनामिका की पढ़ाई अभी बाकी थी। राजवीर को जब भी समय मिलता वो मम्मी और पापा के पास आने की बजाय अनामिका से मिलने पहुंच जाता। सुमित्रा और नारायण इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। एक दिन सुमित्रा ने हंसते हुए उसका दिल टटोला तो उसने अपने दिल की बात बता दी। मम्मी, मेरे साथ कॉलेज में अनामिका पढ़ती है। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं।
अभी उसकी पढ़ाई में 1 साल बाकी है। वो कहाँ की रहने वाली है? कानपुर शहर की है, राजवीर बोला। उसे अनामिका के बारे में जितनी भी जानकारी थी उसने मम्मी को दे दी। उन्हें ये सब बताकर उसका मन हल्का हो गया था। नारायण और सुमित्रा उसकी पसंद जानकर खुश हो गए। राजवीर की खुशी में ही उनकी खुशी शामिल थी। 1 साल बाद अनामिका की पढ़ाई पूरी होते ही राजवीर ने उसकी नौकरी का इंतजाम उसी कंपनी में कर दिया जिसमें वो काम कर रहा था। अब दोनों का एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल हो रहा था। अनामिका ने अपने मम्मी पापा से राजवीर के बारे में बात की। उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। दोनों परिवारों की रजामंदी से राजवीर और अनामिका का प्यार विवाह बंधन में बदल गया। सब बहुत खुश थे। राजवीर के पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। शादी के बाद 1 हफ्ते घर रहकर वे हनीमून पर निकल गए। वहीं से वे दोनों अपने अपने काम पर चले गए। उन्हें जब भी मौका मिलता वे घर आने की बजाय घूमने फिरने निकल जाते। अनामिका को अपनी मम्मी और पापा से विशेष लगाव था। अक्सर वो उनसे मिलने चली जाती। धीरे धीरे राजवीर और अनामिका इतने व्यस्त हो गए कि घर आना तो दूर, फोन पर बात करने का भी उनके पास समय नहीं था। अनामिका कभी भी सुमित्रा और नारायण को अपने दिल और जिंदगी में वो जगह नहीं दे पाई जो उसने अपने मम्मी और पापा के लिए सुरक्षित रखी थी। शादी के 5 साल के भीतर राजवीर 2 बच्चों का पापा बन गया था। कभी कभी वे दोनों ही अपने पोते और पोती से मिलने उनके पास चले जाते। बच्चे भी उनसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। नारायण नौकरी से रिटायर हो गए थे। वे पत्नी के साथ आराम से अपने दिन बिता रहे थे। इधर कुछ समय में राजवीर लगातार उनके ऊपर वसीयत कराने का जोर डाल रहा था। उसे मम्मी और पापा के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन उनकी अर्जित की हुई संपत्ति से बहुत लगाव था। पापा से बात किए राजवीर को काफ़ी समय हो गया था। 2-3 हफ्ते में वो मम्मी को इसकी याद जरूर दिला देता। इससे ज़्यादा उसका अपने मम्मी और पापा से कोई जुड़ाव नहीं रह गया था। नारायण इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। उनका मन ये सुनकर खराब हो जाता। राजवीर ने स्पष्ट शब्दों में कभी नहीं कहा कि सब कुछ मेरे नाम कर दो, लेकिन उसके कहने का आशय वे भली भांति समझ रहे थे। राजवीर उनकी इकलौती औलाद था। उससे बड़ी उनकी एक बेटी थी जो कैंसर के कारण वक्त से पहले चल बसी। उसका परिवार अमेरिका में रह रहा था। उनका भी इसमें कोई संपर्क नहीं रह गया था। ले देकर जो कुछ भी था वो सब कुछ राजवीर का ही था। फिर भी उसे अपने मम्मी और पापा पर भरोसा नहीं था। तभी वो इसी बात को लेकर बार बार जोर दे रहा था। आज सुमित्रा की आंखों के भाव देखकर नारायण का मन कसैला हो गया था। उन्हें लगा जो बेटा जीते जी उनका नहीं हो सका, वो उनके जाने के बाद सुमित्रा को कभी नहीं पूछेगा। रह रहकर यही बात उनके दिमाग में घूम रही थी। उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। वो उनके हर सुख और दुख की साथी रही। उम्र के इस पड़ाव में जब उसके अलावा सुमित्रा का कोई और नहीं था, तब उसे देखकर उन्हें दया आती थी। उनके अंदर मर्द होने का दम्भ था। ये सब महसूस करके वे हर हाल में अपने आप को संभाल लेते, लेकिन पत्नी की ओर से हमेशा सशंकित रहते। सुमित्रा खाना खाने के बाद दवाई लेकर आराम से सो गई थी। उसकी यही बड़ी विशेषता थी। वो ज़्यादा देर किसी बात को अपने अंदर नहीं रख पाती। उसे रोकर या फिर नारायण को बताकर खुद हल्की हो जाती। आज नारायण की आंखों में नींद नहीं थी। पता नहीं क्यों पत्नी की सुरक्षा को लेकर उन्हें बहुत डर लग रहा था। सारी रात करवट बदलते गुजरी थी। सुबह वे देर से उठे। सुमित्रा ने आकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज देर तक आंख लग गई। उठकर व्यायाम करने के बाद वे नहा धोकर बोले, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बता दो। पता नहीं क्यों लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कैसी बात करती हो सुमित्रा? मैंने तुमसे कभी कुछ छिपाया है जो अब छिपाऊंगा?
नारायण बोल तो गए लेकिन अंदर ही अंदर डर रहे थे। इतने साल साथ रहने के कारण सुमित्रा उनकी हर सांस को अच्छी तरह पहचानने लगी थी। घर से निकलकर वे सीधे कचहरी पहुंचे। वहां अपने वकील से मुलाकात की और फिर उसे पूरी बात समझा दी। आप निश्चिंत रहे, मैं 2 दिन में कागज तैयार कर दूंगा। उसके बाद आपको जरा देर के लिए यहाँ आना पड़ेगा। अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, वरना मैं घर पर औपचारिकताएं पूरी कर लेता। वकील से मिलकर नारायण को लगा जैसे उन्होंने अपनी सारी परेशानी उसके सिर पर डाल दी। घर आकर वे अपने को काफ़ी हल्का महसूस कर रहे थे। सुमित्रा बोली, खुली हवा में जाकर आपकी चेहरे की रंगत बदल जाती है। ये तुम ठीक कह रही हो, दिन भर घर में रहकर कभी कभी मन उकता जाता है। पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो। शादी के बाद से घर पर ही रहने की आदत रही है, अब छूटती ही नहीं। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर तक वे इधर उधर की बात करते रहे। शाम को दोस्तों के साथ पार्क में समय बिताकर नारायण को रोज की तरह बहुत अच्छा लगा था। 2 दिन बाद वकील का फोन आ गया। नारायण सुमित्रा से बोले, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है बताता हूँ, तुम पहले तैयार हो जाओ। सुमित्रा तैयार होने लगी। इतनी देर में ड्राइवर ने गाड़ी बाहर निकाल दी थी। आज मैं तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। तुम बड़ी उसकी बात मानने लगे और कोई चारा भी नहीं था सुमित्रा। क्या करता, वो अपना होकर भी अपना नहीं रहा। बस दिल में एक ही तमन्ना है कि मेरी अंतिम विदाई तुम्हारी नज़रों के सामने इसी घर से हो। ऐसी बातें कहोगे तो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई। सच बताना, तुम इतनी जल्दी उसकी बात कैसे मान गए? उसकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? आखिर है तो अपना खून। नारायण की बातें आज सुमित्रा को बड़ी अजीब लग रही थी। कल तक वे उसकी कोई बात मानने को राजी नहीं थे, आज उनके सुर बिल्कुल बदले हुए थे। वकील के चैम्बर में आकर उनका इंतजार करने लगे। कुछ देर में वे आ गए। ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा नारायण जी। एक बार वसीयत पढ़कर सुना देता हूँ, अभी भी कुछ बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने वसीयत पढ़कर सुना दी, जो कुछ इस तरह था। मैं नारायण कुमार अपने होशो हवास में अपनी समस्त चल और अचल संपत्ति अपनी धर्मपत्नी सुमित्रा कुमार के नाम करता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरी समस्त चल और अचल संपत्ति की एकमात्र वारिस श्रीमती सुमित्रा कुमार होंगी। वे उसका उपयोग और हस्तांतरण अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्र होंगी। वकील के कहे हर शब्द के साथ सुमित्रा के चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ बदलने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे साथ। वे दोनों वकील के पीछे चल दिए। सुमित्रा हौले से बोली, ये आपने क्या किया? तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है सुमित्रा। राजवीर बहुत दिनों से कह रहा था ना कि अपने होशो हवास में रहते वसीयत कर दो। उसका आशय मैं अच्छी ढंग से समझ रहा था। आखिर बात तो वही आकर अटक गई। संपत्ति मेरे नाम हो या तुम्हारे, राजवीर को इसमें से कुछ नहीं मिला। उसे ये जानकर बुरा लगेगा। मुझे उसके जज्बात की कोई चिंता नहीं है। जब उसे हमारी परवाह नहीं तो हम उसकी परवाह क्यों करें? ये बताओ, तुम्हें ये सब सुनकर कैसा लगा? कुदरत ना करे मुझे वो दिन देखना पड़े। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं अकेले होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। एक ना एक दिन तो हम दोनों में से किसी एक को अपनी जीवन यात्रा पर अकेले आगे जाना होगा। अभी तक सब कुछ मेरे नाम है, तुम्हारे कुछ नहीं। तुमने कभी इसकी शिकायत तक नहीं की। अगर मैं पहले निकल गया तो मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा होगा सुमित्रा। तुम किसी की मोहताज नहीं रहोगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने जीवन भर की कमाई उस इंसान को सौंप दे जो कहने को तो हमारी औलाद है, लेकिन उसने औलाद होने का कभी कोई फ़र्ज नहीं निभाया। हम कभी उसके मोहताज नहीं थे और ना ही कभी होंगे। हम अंतिम सांस तक अपने दम पर सब कुछ करेंगे। इसके लिए हमें गैरों की सहायता लेनी पड़े
तो मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं। नारायण की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखें भर आई थी। किसी तरह उसने दुपट्टे के कोने से उन्हें पोंछ दिया। आज यहाँ आने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी नारायण उसे अपने साथ लाए थे। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। सब काम संपन्न हो जाने के बाद वे घर लौटते हुए बोले, तुम मेरे इस फैसले से खुश तो हो ना सुमित्रा? सच पूछो तो मैंने इतनी दूर तक कभी सोचा ही नहीं, कभी कल्पना भी नहीं की कि मुझे तुम्हारे बगैर जीना पड़ सकता है। आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए वो बोली, ये खुशी का समय है, दुखी होने का नहीं। हम दोनों ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम पूरा कर लिया है और राजवीर की इच्छा भी पूरी हो गई। अब जब उसका फ़ोन आए तो बता देना। पापा ने पूरे होशो हवास में वसीयत कर दी है, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी वसीयत से उसकी चिंता कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। कह नहीं सकती ये जानकर वो कैसी प्रतिक्रिया देगा, सुमित्रा बोली। पूरे 10 दिन बाद राजवीर का फ़ोन आया और उसने अपनी बात एक बार फिर से दोहरा दी। चिंता मत करो बेटा, पापा ने वसीयत कर दी है। ये सुनकर राजवीर खुश हो गया। देर से ही सही, पापा को मेरी बात समझ में आ गई। आप जानती हैं ऐसे मामलों में बाद में कितनी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन सब लफड़ों में पड़े। अपनी खुशी दिल में दबाते हुए शब्दों को संयत कर राजवीर बोला, अभी इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तुम निश्चिंत रहो और कुदरत से कामना करो कि तुम्हारे मम्मी पापा की उम्र स्वस्थ रहते हुए लंबी हो। तुम अपने पापा को जानते हो, वे बहुत सोच समझ कर ही कोई फैसला लेते हैं। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। तुम्हारे पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। कौन जाने हम दोनों में से कौन पीछे छूट जाए। उसे कम से कम रहने के लिए छत और खाने पीने की कोई कमी तो नहीं रहेगी। ये सुनकर राजवीर के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। वो जल्दी से जल्दी सब कुछ अपने नाम करा लेना चाहता था और नारायण थे कि उसे लटकाते चले जा रहे थे। अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर होने लगा। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। सुमित्रा सोच रही थी कि पता नहीं अब उसका फ़ोन कितने दिनों बाद आएगा। फ़ोन का इंतजार करके भी करना क्या है। फ़ोन से बस एक उम्मीद जागती है, शायद दूसरा उसके सुख दुख में शामिल है। यहाँ कोई नहीं पूछने वाला है और ना उसके लिए दुख मनाने वाला। अपना साथी साथ रहे, बस इतना ही बहुत है। उसके मन में रह रह कर उठ रही शंका ने मूर्त रूप ले लिया था। वो समझ गई कि ये सब जानने के बाद शायद राजवीर की आवाज़ सुनने को भी उसके कान तरस जाएंगे। उसने तुरंत अपनी शंका को दूर झटक दिया और मन ही मन नारायण की लंबी आयु की कामना करने लगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।